स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पीएमसी टीचिंग जोन में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पीएमसी टीचिंग जोन में खास करके वैसे विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो स्टूडेंट अभी 2024 में एग्जाम देने वाला है या फिर यूं कहें कि 2025 का वो एग्जाम का तैयारी करने वाला है मैट्रिक का। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पीएमसी टीचिंग जोन में पहला 3 वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को लाए हैं। जिस बच्चे ने अभी तक मैथ में उसको डर भरा हुआ है और वो अभी ये समझ रहे हैं कि मैथ अभी बहुत ज़्यादा भारी है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आपको हर एक दिन एक नए तरीके का वीडियो पहुंचेगा। हर एक चैप्टर वाइज वीडियो बनाएंगे और कुछ आप बनाइएगा, कुछ हम लोग बनाएंगे और बहुत ही आराम के साथ खुशी खुशी में पूरा का पूरा मैथ का हम लोग तैयारी करेंगे। खास करके मैथ का नहीं, मैथ के अलावा और जो सब्जेक्ट है उसका हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव तैयारी करेंगे ताकि हम लोगों को 2024 का एग्जाम बिल्कुल हलवा की तरह लगे। दोस्तों, तो बिना देर किए हुए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज का वीडियो आपके पास टू द टाइम पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नावली 1.2 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा 140 है, 156 है और फिर 3825 है, 5005 है और 7429 है। अगर एक ही टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस हम बनाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे और बाकी कुछ क्वेश्चंस आप लोग बनाइएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 140 का हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त कर देना है। ठीक है, तो हम 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से वहां बनाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले सॉल्व लिख देंगे, जिस तरीके से बोर्ड में कॉपी में लिखना है उसी प्रकार से यहाँ लिख देंगे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिख देंगे। ठीक, यहाँ लिख देंगे 140 2 बार में 100 घटाएंगे। ठीक है, फिर 2 बार में यहाँ हो जाएगा 35, फिर 5 बार में यहाँ हो जाएगा 7 5 35। इस तरीके से 140 बराबर यहाँ लिख देना है, इसीलिए 140 बराबर 2 गुना 5 गुना 7। दोस्तों, जो आया है ना उसी को यहाँ पे सेम एज इट इज उतार देंगे। बस यही इसका हो जाएगा आंसर। बस इसमें और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 2 बनाते हैं और आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझना है। इसी प्रकार का हजारों हिसाब दे दे, आप चुटकियों में ही बना लेंगे अगर उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो। 156 को हमको बनाना है, 156। ठीक है, 156 को तोड़ना है 2 बार में, जितना बार में कटेगा उस तरीके से इसको तोड़ देना है। 2 बार में हम कटा रहे हैं, यहाँ कट रहा है। ठीक है, 7 2 गुना 14 और 8 2 गुना 16। फिर ये 2 बार में 39 हो जाएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 बार में 13 3 39। ठीक है, यहाँ लिख देना है, इसीलिए 156 बराबर 2 गुना 3 और गुना, ठीक है, 13। इस तरीके से इसको हम लोग आंसर कर देंगे। बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कुल मिलाकर के 5 हिसाब था, उनमें से हमने 2 कर दिया है। किस तरीके से आपको समझ में आया कि नहीं आया आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगला हिसाब की तरफ चलते हैं और कुछ आप लोगों का हम होमवर्क दे रहे हैं जो कि आप लोगों को बनाना चाहिए। इसमें अगर देखिएगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन है 3825 जो कि आपको होमवर्क में दे दिया हम, और 5005 और 7429। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। बस इसे हम लोग देखिए किस प्रकार से आराम से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग सबसे पहले 2 नंबर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे सॉल्व या फिर हल, जिसको जो अच्छा लगता है वो हिसाब से लिखेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ लिख लेंगे। क्या कह रहा है, पहला संख्या है 26। ठीक है, और दूसरा संख्या है यहाँ पे मेरा 91। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे 26 को तोड़ देना है। 26 को तोड़ करके यहाँ लिख देना है। 26 को तोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 2 बार में यहाँ पे 13 2 26। यहाँ लिख देंगे 2 गुना 13। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिख देंगे 91 को तोड़ करके लिख देना है। साइड में आएंगे, 91 को तोड़ेंगे, 13 7 91 हो जाएगा। ठीक है, 13 7 91। यहाँ पे लिख देंगे 7 और यहाँ पे लिख देंगे 13। ठीक है, और हमको निकालना है सबसे पहले एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ लिख देते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी हमको एचसीएफ यानी कि मौसा निकालना है दोस्तों, मौसा
तो क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों में जो सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है। तो देखेंगे कि दोनों में 13 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 13, ठीक है। फिर लिख देना है, क्या लिखना है, एलसीएम, एलसीएम लिख लेना है। एलसीएम को हम कहते हैं क्या, लॉसा भी कहते हैं एलसीएम को, ठीक है। एलसीएम बराबर जो 13 आया है उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब बाकी जिसको हम इन सर्कल में नहीं किए हैं, जिसको घेरे नहीं है, उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे 2 को नहीं घेरे थे और 7 को नहीं घेरे था, अब इसको हम यहाँ पे मल्टीपल कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 7 13 दूना 26, 26 गुना 7 करेंगे यहाँ, ठीक है। 6 7 42 के 2 हाथ में रहा 4 और 7 दूना 14 और 4 18, 182। इस प्रकार से गुना करके 182 आया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 182, ठीक। इस तरीके से हम लोग आसानी के साथ, अगर हमको सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोलेगा तो यहाँ पे एचसीएफ ये हो गया और एलसीएम ये हो गया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। परंतु जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है कि इसका क्या करो, जांच भी करो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों जांच। बहुत अच्छा से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जांच समझ नहीं पाता है। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना है नहीं, फिर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। जांच के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 संख्या ले लेंगे, मानेंगे माना कि पहला संख्या, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो पहला संख्या है ना, उसको माना कि पहला संख्या को हम लोग a बराबर मान लेंगे कितना, 26, ठीक है। और b दूसरा संख्या को हम लोग b मानेंगे, b बराबर मान लेंगे कितना, 91, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या हम लोग क्या है, पहला संख्या है मेरा a और दूसरा संख्या है b, तो 2 संख्या का गुणनफल यानी यहाँ लिख देंगे, चूंकि हम लोग को पता है फॉर्मूला, 2 संख्या का गुणनफल बोले तो a गुना b बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ गुना एलसीएम। दोस्तों बिल्कुल एक हिसाब को आप देखिए, एक अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पूरा का पूरा आप आराम से बना सकते हैं, किसी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखेंगे हम लोग a का मान यहाँ पे क्या है, 26 है, यहाँ लगा देंगे 26, गुना का चिन्ह गुना लगा देंगे। यहाँ पे अगर देखिएगा तो b का मान है 91, तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं 91। अब बराबर एचसीएफ कितना है दोस्तों, यहाँ पे एचसीएफ हम लोग ऑलरेडी ला के रखा था कितना, 13, तो यहाँ पे लिख देते हैं एचसीएफ के सामने 13, और एलसीएम आया था कितना, 182 आया हुआ था, यहाँ पे 182 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग को देखना है कि क्या दोनों तरफ बराबर हो रहा है। अगर बराबर हो गया तो सत्यापित हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आराम से करते हैं गुना, 26 को गुना करना है 91 के साथ, ठीक है, गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 6 कम 6 हो जाएगा 2, ठीक है, 9 6 के 54 के 4, ठीक है, हाथ में रहा 5, 9 दूना 18 और 5 23, 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 23 66, यहाँ पे लिख देंगे इसकी जगह में 23 66। फिर इस प्रकार से जब यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे भी गुना करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे 182 गुना 13 कर देते हैं, ठीक है। 3 2 गुना 6, 8 3 24 के 4, हाथ में रहा 2, 3 1 कम 3 2 5, 546, यहाँ पे करते हैं गुना, उसके बाद 2 1 कम 2, 8 1 कम 8, और यहाँ पे हो जाएगा 1 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3, हाथ में रहा 1 और उधर का हाथ में रहा 1, इधर हो गया 2, 23 66, इधर भी आ गया 23 66। तो दोस्तों यहाँ पे जब दोनों तरफ बराबर आ जाए तो अब आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ सिर्फ लिख देना है कि जांच पूरा हुआ। क्या लिख देना है, जांच पूरा हुआ, बस, और आगे आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक हो गया आपका आंसर। लेकिन दोस्तों जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड में, वो यहाँ तक ही पूछा जाता है, एचसीएफ और एलसीएम। बट कभी कभी ये भी देखा गया है कि इसका जांच भी पूछा गया है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत सारा बच्चा इसको करने में असमर्थ होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न में क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन है 510 और 92, 336 और 54। जिस प्रकार से 1 नंबर का हम लोग बनाए एज इट इज़, उसी प्रकार से 2 और 3 आप बनाने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि सिर्फ हम बनाएंगे तो सिर्फ आपका इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, अगर आप बनाइएगा तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए बिना लेट किए हुए चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, पहले सॉल्व लिख देते हैं, ठीक है। सॉल्व
1 नंबर का क्वेश्चन को हम करते हैं। 12 है, 15 है और 12, 15 और 21 है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या रहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, मतलब जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि बोलेगा तो सबसे पहले उसको अलग अलग हम लोग खंडित करेंगे, तोड़ेंगे। यहाँ 12 लिख देंगे, 12 बराबर 12 के सामने इसको हम लोग तोड़ देते हैं इसको। ठीक है, 2 बार में 6 दूना 12, फिर 2 बार में 3 दूना 6। चाहे अगर आप चाहें तो फिर और 1 बार में खिला सकते हैं, 3 बार में खिला सकते हैं। फिलहाल हम नहीं खिला रहे हैं, कटा रहे हैं। 2 गुना 2 गुना यहाँ पे 3 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ लिख देंगे 15 बराबर, ठीक है, 15 बराबर 15 को आप तोड़ेंगे साइड में। ठीक है, 3 बार में 5 दिया 15, यहाँ पर आ गया 15 का 3 गुना, ठीक है, 5। उसी प्रकार से आप 21 को तोड़ेंगे, 21 बराबर हो जाएगा, साइड में आएंगे तोड़ेंगे इसको तो 3 गुना 7 हो जाएगा, 7 या 21। यहाँ पे लिख देंगे 3 गुना 7। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे गौर से देखेंगे, यहाँ पे हमें पूछ रहा है क्या कि इसका आप एचसीएफ भी निकालो और एलसीएम भी निकालो। हम जानते हैं कि जब भी हमको एचसीएफ निकालना होता है तो जो संख्या दोनों में, तीनों में कॉमन रहेगा। अभी तो 3 संख्या यहाँ पे है, तो तीनों में जो संख्या कॉमन है उसको ले लेंगे। जैसे कि यहाँ अगर देखेंगे यहाँ भी 3 नजर आता है, यहाँ भी 3 नजर आता है, यहाँ भी 3 नजर आता है, अर्थात इसका एचसीएफ हो गया 3। ठीक है, यहाँ पे एक आंसर हो गया दोस्तों। उसी प्रकार से हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर यहाँ लिख देंगे, जो मेरा एचसीएफ लिए हैं, निकाले हैं, उसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और गुना जिसको हम लोग इन सर्कल में नहीं किए हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, उसको ले लेंगे। 2 गुना 2, ऊपर में 2 था। ठीक है, 2 तो 2 था, यहाँ पे एक 5 है। ठीक है, और यहाँ पे 7 है। बस इसको आपस में क्या कर देना है, गुना कर देना है, जिसको हमने घेरा नहीं था। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 2, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंजे 60 और 60 गुना 7 तो 6 7 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया आंसर। हम चाहेंगे यहाँ पे ये ना लिखे, यहाँ पे आंसर ना लिखे, यहाँ पे आप लिख देंगे अतः एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम बराबर कितना हो गया, 420। इस तरीके से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम 3 या फिर 3 से अधिक संख्याओं का भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाएगा 2 नंबर में, जैसे कि 17, 23 और 29 का, और फिर 8, 9 और 25 का, जो कि बिल्कुल आसान है। जिस तरीके से हम लोग 1 नंबर बनाए उसी प्रकार से उसको भी बना लेंगे। तो आप ये घर में जाके घर में इसको ट्राई जरूर करें। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड का बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हर साल लगभग में पूछ लिया जाता है। क्या कहता है, क्वेश्चन को पहले समझेंगे। एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 संख्या है, इसका एचसीएफ 9 दिया हुआ है और एलसीएम हमको इसी का एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, तो इसको देखिए किस तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल आराम से समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, जो दिया हुआ है उसको पहले लिख देंगे। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है एचसीएफ कितना, 306 और 657। एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हम यहाँ लिख देते हैं पहले ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, ये अगर लिखेंगे तो बड़ा अच्छा रहता है, वहाँ पे भी बोर्ड में भी अगर इस तरीके से आप सजा कर लिखेंगे तो। ज्ञात करना है क्या, एलसीएम ज्ञात करना है किसका, 306 और 657 का। इसका एलसीएम क्या होगा ये पता हमको नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे 2 संख्या दिया हुआ है, और जैसे यहाँ पे हम लोग पहला संख्या को ए कह सकते हैं, ए बराबर 306 ऐसा सपोज कर सकते हैं, मान सकते हैं, और यहाँ पे बी बराबर 657 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे आराम से बना सकते हैं। यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या को ए मानेंगे जैसे कि यहाँ पे 306 है, दूसरी संख्या को बी मानेंगे जैसे कि यहाँ पे 657 है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है, फार्मूला होता है दोस्तों एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ गुना एलसीएम, जो कि सभी को याद होना चाहिए। इसके बिना हिसाब बनेगा बट लॉन्ग मेथड से बन जाएगा, फिर लॉन्ग चले जाएगा। इसको अगर याद रखेंगे तो आराम से बना सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव भी दे देता है,
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए की जगह में ए का मान लिख देंगे, यानी कि 306। ये गुना है तो गुना लिख देंगे। बी की जगह में 657 है तो यहाँ पे 657 लिख देंगे। अब बराबर एचसीएफ है तो यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है दोस्तों, देखिएगा इन दोनों संख्या का एचसीएफ दिया हुआ है कितना, तो 9 दिया हुआ है। एलसीएम, तो एलसीएम हमको पता नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम हमको पता नहीं है, एलसीएम लिख देंगे। ठीक है, अब सिंपली देखिए किस तरीके से निकलता है। यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम यहाँ पे अगर देखेंगे तो 306 गुना 657, और यहाँ अगर देखेंगे तो 9 और एलसीएम के बीच में गुना है, तो गुना वाला इधर बराबर के इधर आता था, किससे बदलता है, तो वो भाग में चला गया, भाग में बदल जाता है। उधर क्या बच गया, तो उधर सिर्फ बच गया एलसीएम, अर्थात जो मेरा एलसीएम निकालने वाला है आंसर। यहाँ पे या लगाते हैं इसीलिए क्योंकि बीच में बराबर है तो बराबर यहाँ पे नहीं देते हैं। और यहाँ पे जो कटने वाला है उसको कटा देंगे, जैसे कि यहाँ पे 9 8 29 27 जगह 36 9 45 9 6 54 और उसके बाद 9 7 63, ये कटाएंगे 9 7 63 7 टाइम में। ठीक है, यहाँ बच गया कितना, तो 2 बच गया, फिर 9 3 27, यहाँ पे हो जाएगा मेरा कितना 73। इसको कटा दिए, और कटाने के बाद सिर्फ सिंपली इसको गुना कर लेना है, साइड में आना है। ठीक है, 306 को गुना कर लेना है कितना के साथ, 73 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 36 18 के 8, हाथ में रहा 1, यहाँ 0 है इसलिए 1 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, 6 7 42 के 2, हाथ में रहा 4, यहाँ पे 4 बैठा देंगे, और 7 21। अब इसको हम लोग कर लेंगे ऐड गुना करके। ठीक है, 8, ठीक है, 2 और 1 3, और यहाँ पे 9 4 13 के 3, हाथ में रहा है 1 1 और 1 2, और यहाँ पे हो गया 2, तो 23 33 8 इस प्रकार गुना करके आ गया, 22 33 8 आ गया। यहाँ पे गुना करके आ गया उतना, वो बैठा देंगे यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ लिख देंगे 22 33, ठीक है 8, अब बराबर एलसीएम। इसका मतलब है दोस्तों कि इसका जो एलसीएम आ गया यहाँ लिख देंगे, अतः एलसीएम जो हमको निकालना था किसका, 306 और कितना 657 का, वो मेरे पास आ चुका है कितना 22 33 8। बस यही हो गया इसका आंसर, जो कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में या फिर कभी कभी सब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट इसको छोड़ करके आ जाता है, जो कि बहुत ही सरल तरीके से हम इसको बनाए और आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला हिसाब की तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्या कहता है, अगला प्रश्न में अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है अथवा नहीं। यहाँ आपको पूछ रहा है कि क्या 0 पर समाप्त होगा। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझेंगे। क्या कहता है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या मतलब जो 1 2 से शुरू होता है, जो गिनती हम लोग इससे n के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, ठीक है, माना कि n कोई प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, वहां पे तो दिया हुआ है, लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना n बराबर प्राकृत बोला है, इसलिए हम n बराबर 1 2 3 डॉट 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 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, यहाँ देखेंगे तो प्राकृत बोला है, यहाँ लिखेंगे प्राकृत संख्या है। n का जो n जो होगा वो मेरा कौन सा संख्या होगा दोस्तों, प्राकृत संख्या हो गया, प्राकृत संख्या लिख दिए। अब हमको जांच करना है क्या कि 6 पर पावर जो n है ना, वो क्या उसका वैल्यूएशन, उसका जो वैल्यू है कभी 0 के बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे 6 पर पावर n, और क्या करेंगे, सबसे पहले n की जगह में 1 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि 6 पर पावर n 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, इसलिए n की जगह में 1, n का मान सब है, n की जगह में 1 मानेंगे तो इसको 6 पर पावर 1 मतलब 6 ही होता है। उसी प्रकार 6 पर पावर n बराबर आगे चलेंगे हम लोग, और 6 पर पावर n की जगह में अब क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, यहाँ 2 ले लेंगे, और इसका मतलब है 6 को 2 बार गुना करना, मतलब 6 गुना 6, इसका मतलब ये है। और इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। इसी प्रकार से 6 पर पावर n बराबर हो जाएगा 6 पर पावर, अब क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। ठीक है, तो 6 गुना 6 गुना 6
छः के 36 गुना 6 कितना हो जाएगा 216। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ पे एक पैटर्न मिल रहा है। वो पैटर्न क्या है कि यहाँ 6 है, फिर यहाँ 36 हो जा रहा है, यहाँ पे 216 हो जा रहा है। इसी प्रकार से अगर आगे लेंगे 6 पर पावर यानी कि 6 पर पावर अगर 4 ले लेंगे तो इस तरीके से देखेंगे तो लगातार पैटर्न यानी लगातार संख्या वो बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसा देखने को नहीं लग रहा है कि ये कभी जीरो पर समाप्त हो सकता है। अतः हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अतः लिख देंगे जो क्वेश्चन कर रहा है, जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या, ठीक है, 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकती। बस ये हो गया इसका आंसर। या फिर आप यहां पे लिख सकते हैं जांच पूरा हुआ, ठीक है, जांच पूरा हुआ, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर आंसर भी अगर दे देंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम लोग आसानी के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन नंबर अगला में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर अगला, प्रश्न अगला कहता है कि व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या दिया हुआ है ना दोस्तों, तो ये जो है ना भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि भाज्य संख्या होता क्या है। तो चलिए थोड़ा बहुत उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। भाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। समझिए अच्छी तरीके से। जैसे मान लेते हैं कि 4 ले लिए, तो 4 क्या भाज्य है? तो 4 2 से भी भाग लग रहा है, 1 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है। तो 4 और 1 को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 4 है और 1। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी संख्या भाज्य तभी होगा जब खुद को और 1 को छोड़कर उसके अलावा कोई दूसरे से भाग लगे। जैसे कि यहाँ 2 से भाग लग रहा है तो इसको हम भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। तो ये भाज्य क्यों है दोस्तों, फिर से एक समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 6 एक संख्या है और 6 भाज्य है कि नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसका पहले गुणनखंड लिखेंगे। जैसे कि इसका गुणनखंड होता है क्या, अगर हम बात करें तो 1 भी होता है, ठीक है, 3 भी होता है, 2 भी होता है, 6 भी होता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो 6 और 1 को छोड़ दीजिए, ठीक है, और उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से ये भाग लग रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। अगर इस तरीके से आपको दिमाग में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाज्य संख्या वैसे संख्या होता है जिसका जो गुणनखंड है ना, वो हाईएस्ट गुणनखंड 2 से जो है ना अधिक होता है। 2 से जब अधिक होगा तो उसको हम बोलेंगे भाज्य, और जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा उसे हम लोग बोलेंगे अभाज्य। जैसे मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, 2 संख्या ले लेते हैं, 2 को चेक करते हैं कि भाज्य है कि अभाज्य है। इसका गुणनखंड देखेंगे, 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, तो इसका गुणनखंड कितना है दोस्तों, तो 2 है। तो इसको हम लोग ऐसा संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है। हर साल पूछा जाता है भाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या को पूछा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमको 1 के बारे में कहेगा तो 1 का गुणनखंड कितना है, तो सिर्फ 1 है, तो इसको हम ना ही भाज्य कह सकते हैं और ना ही अभाज्य कह सकते हैं। 1 जो होता है ना भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। तो भाज्य संख्या हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये चेक करते हैं कि ये जो है ना भाज्य क्यों है। तो बिना लेट किए हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में है 6 नंबर में क्या है, 7 है, ठीक है, गुना 11 है और गुना 13 है और फिर प्लस में कितना है, 13 है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये भाज्य है तो है क्यों। तो अभी हम जैसे कि आपको बताए कि अगर कोई संख्या भाज्य है तो उसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा। तो देखते हैं इसको चेक करके, ठीक है, यानी कोई दूसरा संख्या से भाग लगेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये गुना है और यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह है, तो इन दोनों में हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 13 है, यहाँ 13 है, कॉमन मतलब जिसको हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। इसमें देखते हैं 13 कॉमन आ रहा है और बाकी सबको यूं ही उतार देंगे, 7 गुना 11 और गुना यहाँ पे 13 ऑलरेडी ले चुके हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इसके बदले में, क्योंकि 13 गुना 1 करेंगे तो 13 होगा। और यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दीजिए और यहाँ पे 13 ले चुके हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे करेंगे गुना, ठीक है, 13। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, 11 सदे 77 गुना 1 करेंगे तो 77 और फिर यहाँ पे प्लस में 1 है तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट को कर देते हैं चेंज गुना में और यहाँ पे हो गया 78। इसको जो कैलकुलेशन किए थे 11 सदे 77 और गुना 1 77 होगा और प्लस में 1 होगा,
तो 78 हो गया। इस तरीके से अगर देखें तो मेरा ये संख्या मेरे पास आ गया। यहाँ से ही देख करके आप कह सकते हैं कि हाँ ये जो संख्या दी हुई थी ये अभाज्य है अथवा भाज्य है। यहाँ अगर देखेंगे तो इसका 2 गुणनखंड हो गया, 2 गुणनखंड हो गया, या फिर आप अगर इसको गुना करेंगे तो मेरा एक अभिष्ट संख्या मिलेगा जिसका गुणनखंड जो संख्या होगा वो 78 से भी भाग लेगा और 13 से भी भाग लेगा। जो हम कहना चाहते हैं उसको समझिए अच्छी तरीके से डीपली, कि अगर इन दोनों संख्याओं का आप गुना करेंगे तो जो मेरा संख्या आएगा वो 78 से भी भाग लेगा और 13 से भी भाग लेगा, और जो संख्या आएगा वो तो खुद से भी भाग लेगा और वो 1 से भी भाग लेगा। अर्थात जो मेरा संख्या है ये क्या है, भाज्य। यहाँ लिख देंगे चूंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए भाज्य है। इसीलिए क्या है, भाज्य है। बस यही हो गया आंसर। अगर आप चाहेंगे इसको अगर और डीपली समझना चाहेंगे या फिर बनाना चाहेंगे तो उसमें क्या कीजिएगा, दोनों को गुना कर दीजिएगा और उसको तोड़िएगा, उसका अभाज्य गुणनखंड भी से उसको तोड़िएगा और देखिएगा कि उसमें जो है ना कितना गुणनखंड हो रहा है। देखिएगा आपको कि आप 2 से उसका अधिक गुणनखंड होगा, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। इस तरीके से गुना में आए तो बस सोचना ही नहीं है, इस तरीके से हमको लिख देना है। इसमें 2 हिसाब था, पहला ये था। अगला में हम लोग चलेंगे, अगला हिसाब है मेरा, अगला क्वेश्चन है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अब प्लस में फिर यहाँ पे 5। ठीक है, बस इस तरीके से जो गुना वाला है उसको देखिए और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे तो यहाँ पे 5 है और प्लस के बाद यहाँ 5 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 को मान लेंगे। आप चाहिए अगर आप चाहते हैं कि इसको हम लोग अन्य विधि से बनाएंगे तो टोटल को गुना करके 5 को प्लस करके उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन जो कि बहुत ज़्यादा आसान और सस्ता सा विधि है वो क्या है कि इसमें हम लोग कॉमा ले लेंगे, क्या 5 कॉमा ले लेंगे। ठीक है, और इसमें 5 तो ले लिए, जो बचा उसको लिख देंगे 7 गुना 6 गुना, इस 5 की जगह में 1 लिख देंगे क्योंकि 5 ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं, गुना 4 और गुना में 3 और गुना में फिर 2 और गुना में फिर 1 और यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 5 लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 5 गुना 1 करेंगे तो 5 होगा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला काम को हम यहाँ पे कर लेंगे, 5 कर देंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, 6 7 42 और 42 गुना 1 42 होगा। ठीक है, और गुना 4 3 12 दूना 4 3 12 दूना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 24 और गुना 1 करेंगे तो 24 ही होगा। अब प्लस में यहाँ पे 1 है। ठीक है, एक लाइन और चलते हैं, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 42 गुना 24 कर दीजिए, 42 गुना 24 तो हो जाएगा 4 दूना 8 4 चौके 16। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 और फिर 4 दूना 8। ठीक है, इस तरीके से हम लोग गुना करेंगे और इसको ऐड कर लेते हैं। 8 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1, सॉरी 6 4 10 के 0 हाथ में रहा 1 और 8 और 1 9 और 1 10 हो जाएगा मेरा कितना यहाँ पे 1008 हो जाएगा, 1008। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे 1 है, जब इसको गुना करेंगे आप तो यहाँ पे हो गया 1008 और प्लस में कितना हो गया 1009 हो गया। इस तरीके से गुना करके तो इसको हम लोग यूं ही लिख सकते हैं 5 गुना 1009। अगर आप देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे 2 गुणनखंड आया था जस्ट उसी प्रकार से यहाँ पे भी आ गया, तो हम यहाँ पे कर देंगे सेम इसी प्रकार जो यहाँ पे लिखे हैं वही चीज़ यहाँ पे यूं ही उतार देंगे, क्योंकि इसका सेम इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड हम शॉर्टकट में ऐसे लिख दिए, गुणनखंड है, इसीलिए यह संख्या भाज्य है, इसीलिए यह संख्या क्या है, भाज्य है। तो दोस्तों ये बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं जो कि आप देख लिए हैं। हालांकि ये बनाने के बाद इसको मेरा बनाने की आवश्यकता नहीं था, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये भी आपको समझ में आ गया ही होगा। ठीक है, चलिए बिना लेट के हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर
एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। मतलब क्या है कि वह न्यूनतम समय निकालना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझिए, कहना क्या चाहता है कि वह न्यूनतम समय निकालना है जब वो दोनों उसी बिंदु से, जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किया था, उसी बिंदु से मिल जाए, ठीक है। प्रारंभ करके एक, यहाँ देखिए कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किया था उसी बिंदु पे दोनों कितने समय बाद मिलेंगे, यानी न्यूनतम समय पूछ रहा है। अधिकतम समय तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ समझिए कि न्यूनतम समय पूछ रहा है, महत्तम नहीं। अर्थात इससे ही पता चल रहा है कि यहाँ पे इसका हम लोगों को निकाल देना है, क्या, एलसीएम निकाल देना है। यानी न्यूनतम बोला है तो एलसीएम बोले तो लीस्ट निकाल देना है। तो यहाँ देखिए किस तरीके से हम लोग उसको करते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, जो क्वेश्चन बोला गया उसके हिसाब से लिख देते हैं चक्कर लगाने में। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को यहाँ लिख देते हैं हम लोग सॉल्व करके, सोनिया द्वारा लिया गया समय, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कितना, 18 मिनट। इसी प्रकार से सोनिया के बाद क्या है दोस्तों, रवि। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग रवि द्वारा लिया गया समय, ठीक है, कितना मिनट, 12 मिनट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या लिखना है लास्ट में, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो यहाँ लिख देंगे, तो प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का समय, यानी कितने समय उसको लगेगा, बराबर यहाँ लिख देंगे कितना का, एलसीएम निकाल लेंगे। कितना का एलसीएम, 18 और कितना, 12, या फिर यूं कहेंगे आप कि 18 और 12 का एलसीएम, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम निकालेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से। क्या करेंगे, 18 को तोड़ेंगे, ठीक है, 18 को तोड़ेंगे, 18 को साइड में आएंगे, तोड़ेंगे। यहाँ पे 2 बार में हो जाएगा, 9 दूना 18, फिर 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। फिर यहाँ लिख देंगे 12 का तोड़ेंगे, 12 का तोड़ लेंगे, ठीक है, 12 को तोड़ लेंगे 2 बार में, 6 दूना 12, फिर 2 बार में, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 गुना 3। अब हमको एलसीएम निकालना है दोस्तों, तो एचसीएफ नहीं एलसीएम। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट है उसको मैच करा लेते हैं। अगर हमको एचसीएफ निकालना होता तो इस तरीके से इसको मैच कर देते। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं एलसीएम बराबर जो मैच किया उनमें से एक तो लिख लीजिए। इधर 2 और 2 मैच किया, इधर 3 मैच किया, तो एक तो 3 लिखना लीजिए। अब बाकी जो बच गया उसको भी लिख लीजिए, 3 और गुना 2, इसको आप गुना कर दीजिए। 2 तिया 6 और 18, 18 दूना 36। इस तरीके से हो गया 36 मिनट बाद। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 36 मिनट बाद जो है ना, वो दोनों प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग आसानी के साथ हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आया 1.4, और इसी तरीके से हम लोग जो है ना पूरा का पूरा मैथ को कंप्लीट करने वाले हैं। चाहे 1 जितनी भी मैथ में जो भी डाउट है, कुछ आप कंप्रोमाइज़ कीजिए, कुछ हम बनाएंगे, कुछ आप बनाइएगा, और पूरा का पूरा इस तरीके से हम लोग वीडियो लाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी भेजें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि हर रोज़ आपको टू द टाइम वीडियो पहुँच जाए। जय हिंद।